खड़े होके जोरदार तरीके से। मैडम की तीसरी रैंक है, तो जोरदार तालियां उस बात के लिए। लो बैठो आप अभी सुधी। दिलीप सर को रोज चिट्ठियां भेजते हो कि सर कभी टॉपर्स हैं, तो आज सबसे बड़े टॉपर्स आ गए आपके बीच, ठीक है। तो ये सरप्राइज था, आप लोगों को पता भी नहीं था, पता था क्या? तो ऐसे होते हैं सरप्राइज, ठीक है। तो बाकी बात मैम से करो, मैम की जर्नी के बारे में और बाकी बहुत सारी बातें आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार और गुड। समझ सकते हैं आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि हम लोग भी इस फेज से गुजर चुके हैं। तो कितनी स्ट्रेंथ होगी हमारे यहाँ अभी? अच्छा 1200। और हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो चुके हैं? बैच कब का है? अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। मेरा नाम शिवाक्षी खांडल है। आरएस 2018 में मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है गवर्नमेंट विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड रहा है। और उसके बाद में मैंने गेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद आरएस की परीक्षा दी थी। तो ये तो आपको पता होगा, मैं आरएस की तैयारी करने नहीं आई थी यहाँ पर। मैंने एसीएफ के लिए जीके पढ़ने के लिए स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था। और उसके बाद में जीके मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया कि एसडीएम ये होता है वो होता है, इतना पता भी नहीं था, क्योंकि फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था कि पता चले एसडीएम के पास में ये पावर्स हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए और बाकी लोगों के लिए जिनको नीड है। तो उसके बाद में हुआ ये कि मैंने जीके की तैयारी यहाँ से की और फिर प्रीलिम्स आया, क्योंकि एसीएफ और आरएस का फॉर्म साथ साथ भरा गया था। प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर लिया। बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। मुझे पता था मेरे ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हाँ, कट ऑफ से मेरे 15-20 नंबर ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, पर ठीक है। मैंने गर्ल्स की कट ऑफ की बात की है। तो उसके बाद में सब्जेक्टिव, दैट इज मेंस, ठीक है। अब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, आरएस की एक सीडी पार कर ली थी, अब मेंस था। और सब्जेक्टिव मेरा मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैंने सब्जेक्टिव के लिए फिर यहाँ से दोबारा क्रैश कोर्स ही, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी मैंने 3 महीने का कोर्स लिया, उसके बाद में सब्जेक्टिव भी यहीं से करना था, तो मैंने वो भी यहाँ से किया। 3-4 महीने यहाँ पर लगे। उसके बाद में पोस्टपोन होता गया और एग्ज़ाम जाकर होता है जून 2019 में। 2018 अगस्त में हुआ प्रीलिम्स और 2019 में मेंस। उसके बाद में 1 साल बीच में रह गया और जुलाई 2020 में रिजल्ट आता है मेंस का। मेंस क्लियर हो जाता है और मैंने उम्मीद लगाई थी कि मेरे मतलब बहुत ही मिनिमम नंबर आएंगे, मेंस भी पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। हम लोग इनिशियली इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि बस मतलब तोड़ फोड़, मतलब एकदम हम लोग टॉप ही कर जाएंगे, हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी है। हमें केवल अपने प्रयास करने हैं, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि
हम जो चीज अभी तक गठित हुई ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचें। अपना वर्तमान है कि अपने को काम करना है, अपने को पढ़ाई करनी है, तो हमारा फोकस केवल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर रहना चाहिए, ना कि ये कि मैं टॉप कर लूँगा या कर लूँगी तो मतलब मुझे मैं ये कर लूँगी, मतलब क्या कहते हैं सब कुछ मेरे लिए फिर इतना आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप नौकरी में आएंगे तो आपको अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ उस समय आपके पास में पावर होगी। उसके बाद में ये सफ़र हमारा 2020 तक चला, मेंस क्लियर हो जाता है। फिर आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू भी 1 साल का गैप के बाद में इंटरव्यू होता है। मेरा इंटरव्यू हुआ था 30 जून 2021 को। उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि आप मतलब क्लियर भी कर पाएंगे कि नहीं, कुछ भी मिल जाए ऐसा लगता है। एसडीएम तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ भी मिल जाए एक बार तो हमारी जॉब लग जाए, बेरोजगारों को और क्या चाहिए। तो ठीक है, फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट वाले दिन ये हुआ, रात में मुझे किसी ने फ़ोन किया, देख लिया क्या? मैं बोला क्या मतलब ऐसा अभी रिजल्ट आ भी गया क्या? फिर उसके बाद में रिजल्ट देखा तो उसके बाद में 1579 मेरे से ऊपर जो मतलब पीडीएफ में नंबर्स पास पास होते हैं, तो 1579 था और उसके नीचे 3rd रैंक था। मुझे लगा ये 1579 ही है और अपने को आगे तैयारी करनी पड़ेगी अब। तो मैंने 1-2 से और चेक करवाया कि ये सही है क्या, मतलब 3rd रैंक है क्या? तो बोले 3rd ही है। मैंने बोला एक बार और चेक कर लो। फिर जब तक वो टीवी की स्क्रीन पर आ नहीं गया तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ इस चीज पे। आपका अभी ध्येय केवल इतना रहना चाहिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो चीज़ें रिवाइज्ड होती हैं वो दिमाग में बेहतर ढंग से बैठ पाती हैं, उनको आप बेहतर रिटेन कर पाते हैं एग्ज़ाम्स में। यहाँ पे जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसको कहीं भी ना डालें, ये मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? आप अपने पर्सनल किसी यूज़ के लिए रख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उसको रिटेन करने में आसानी रहती है, तो रिवाइज करते रहें। मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई सब्जेक्ट हो जाता है तो 15-15 दिन में उसका नंबर ले लें और 2 सब्जेक्ट्स एक साथ चलाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री से पहले आपका इकोनॉमिक्स हो चुका है, तो इकोनॉमिक्स कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया है अभी तक? टेस्ट था, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी एक रिवीजन का तरीका है कि जैसे टेस्ट पास में आता है तो उसको आपको पढ़ना पड़ता ही है। फिर भी आप ध्यान रखें कि जैसे 15 दिन, इनिशियली 15 दिन में रिवाइज करें, फिर 1 महीने में रिवाइज करें, फिर 2 महीने के अंतराल में रिवाइज करें। ऐसे जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं उनको आप रिवाइज करें और बोरियत ना हो इसके लिए 2 सब्जेक्ट साथ में चलाएं। दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो आप लोगों में से अभी 21 बैच वाला तो कोई नहीं है ना? सब लोग अभी फ्रेश ही हैं और अभी जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करेंगे। तो उस समय के 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है अगस्त सितंबर, मतलब एक टेंटेटिव मान के चलते हैं सितंबर में हो रहा है, तो आपको उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे केस में मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी और मतलब ये मैंने ले रखा था कि इंडियन एक्सप्रेस और रासन पत्रिका मैं पढ़ा करती थी रोज़, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मुझे उसकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग रखनी थी। और रासन पत्रिका इसलिए क्योंकि लोकल खबरों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं राजस्थान के, सेपरेटली जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, सेपरेटली एक नोटबुक मेंटेन करें, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिलते होंगे आप लोगों को भी, उसके लिए अलग से कॉपी बना के उसको चेक करवाएं या फिर आपस में चेक कर लें। अगर पॉसिबल नहीं है टीचर्स से मिलना और उनसे चेक करवाना तो आपस में चेक करें।
अपने दोस्त को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमियां निकालें, ठीक है। अभी जितनी कमियां निकलेगी बाद में उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं कुछ तो लिख लिख के रिवाइज करें, ज़्यादा अच्छा याद होता है। मैं क्या करती थी कि ब्लैंक पेपर होता है ना, अपने वाइट शीट जो होती है, उसमें मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, तो मैं उसको पेज के किसी भी साइड में लिख लेती थी अनऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। तो वो फिर मुझे ऐसे क्लिक करता था कि पेज के इस साइड में मैंने ऐसे लिखा था। आप जब रिवाइज करते हैं तो उसको दोबारा देखें, आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब डिस्कशन को हम लोग इसको बाय डायरेक्शनल बनाते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोग बताइए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आवाज नहीं। पास आउट ही करना है तैयारी, मतलब एक तो वो, एक तो कई मतलब हम इस बैच में देख लो कि उससे बड़े काफ़ी लोग होते हैं, उसमें ज़्यादा जाते तो थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उसके माइंड में, मैं उससे रिलेटेड कुछ घर वाले कुछ हर एक चीज़ होता है ना, मतलब पहले ही जैसे बहुत लोग हैं ऐसे, तो सबका वो क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 12th पास आउट भी हैं क्या? वैसे ये सजेस्टेबल नहीं है कि आप 12th पास आउट होते ही आरएस की तैयारी करें, लेकिन अब कर रहे हैं तो फिर इसमें मतलब आपका क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम आती है आपको? देखो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सालों से जो पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, और ये भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना। तो बोथ फेज पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि आप 12वीं को पास करते ही यहाँ पर तैयारी करने आ गए। एटलीस्ट सेकेंड ईयर में, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, उसके सेकेंड ईयर में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है मीनवाइल इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है तैयारी में। आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा उस केस में, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि 21 ईयर्स के होने के बाद में एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं। और कोई डाउट? रेगुलर कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? एक तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम रखें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, अगर किसी की शादी हो गई तो स्पाउस हो, या कोई फ्रेंड्स हो, वो आपको रेगुलरली पुश करते रहें कि आपको कुछ करना है, आपको मोटिवेट करते रहें, है ना। और एक चीज़ और है, मतलब मैंने कोई बैकअप नहीं रखा था कि अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करती। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही होता है। जब आप एक सिंगल माइंडेड होके किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन होता है। और अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दें कि मुझे कुछ अचीव करना ही है और ये सब, बस पढ़ाई करते रहें, मैं ये कहूँगी। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, सिंपल रहें अपने बिहेवियर, अपने अप्रोच में। जो भी पढ़ रहे हैं उसको एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें रिसर्च नहीं करनी अपने को, है ना। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ऐड ऑन करते रहें कहीं से कोई मैटर मिले। मतलब अपने को हर चीज़ ही मार्केट की नहीं उठानी, लेकिन करंट अफेयर्स उसमें ऐड ऑन करते रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोटिवेशन जो होता है वो किसी मोटिवेशनल लेक्चर को देखने से नहीं आता, या फिर मैं आज यहाँ पर हूँ, आप हो सकता है कल तक के लिए मोटिवेट हो जाएं, लेकिन मोटिवेशन आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है।
मैंने राजस्थान अध्ययन पढ़ी थी, जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं वो पढ़ी थी। और अगर एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड वाली हैं वो मैंने नहीं पढ़ी। वो अगर हम उपयोगिता की बात बताएं तो 11th 12th वाली जो हिस्ट्री है वो पढ़ी जा सकती है। और मैंने एक बुक लिस्ट टेलीग्राम पे डाल रखी है, वो अगर आपने देखी हो, मेरा एक ब्लॉग है उसमें मैंने बुक लिस्ट डाल रखी है कि कौन कौन सी उपयोगी है, कौन कौन सी नहीं है, तो एक बार उसको विजिट कर लें। एक मिनट। शिवाक्षी खांडल RAS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, शिवाक्षी खांडल RAS। जो भी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रहा, उसे याद कैसे करें? कौन है पूछने वाले? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, अपने पास में कोई चारा नहीं है इसके अलावा। फ्रेंड्स से बोलिए कि आपसे रोज सुना करें कि कल क्या पढ़ाया था, ठीक है? और लिख लिख कर याद करें, क्योंकि आई थिंक वैकेंसी अनाउंस होना और उसके बाद में प्रीलिम्स होना, इसमें अभी समय है, तो तब तक आपको सस्टेन करना है। रोज पढ़ें, रोज पढ़ाई करें, रोज रिवाइज करें, और वही 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। और कोई डाउट? इंटरव्यू? इंटरव्यू के बारे में क्या डाउट है? मेरे इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस बताऊं? अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनना है? हाँ बोलो। एक मिनट। मतलब जनरली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा तो उसमें जनरली जो कनेक्शन था वो इकोनॉमिक्स के साथ मेनली हो रहा था, तो उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करें? जैसे कोई न्यूज़ है तो स्टिकी नोट्स देखे आपने? मान लीजिए आपके पास में IR का कोई कंटेंट आता है, करंट अफेयर्स का, आपके पास में IR के नोट्स हैं, उस पर एक स्टिकी नोट लगा दो। या फिर आप मान लीजिए आपके पास में नोट्स नहीं है पास में, और आप अखबार खोल के बैठे हैं, तो उसमें आप क्या करें, जो भी कंटेंट है उसको एक कॉपी में लिख लें और बाद में अपने नोट्स में अपडेट कर दें। कॉपी को आप 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है? हाँ, इंटरव्यू। हाँ बोलो। अरे आवाज मत करो। आंसर लिखते समय कैसी सावधानी बरतें? भाषा को सबसे सरल रखें, पहली बात तो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड्स होने चाहिए बस, जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसके कीवर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आप अंडरलाइन भी करेंगे। फिर फ्लो चार्ट की बात आती है, तो मान लीजिए कोई क्रोनोलॉजी है कि इस सन से इस सन तक ये हुआ था, इस ईयर से इस ईयर तक ये हुआ था, तो उसको आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? या फिर कोई स्कीम है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस में काम हुआ है
उसको आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स और ये सब मेनली साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में भी कहीं कहीं, ज्योग्राफी में मैप्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और टेबल्स बना सकते हैं आप। जैसे मैं बात करूं, पॉलिटी में एक क्वेश्चन था जिसमें राजस्थान के ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम की कौन कौन सी मतलब गवर्नमेंट्स आई और किस किस बेसिस पे रहा, तो उसको मैंने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया था। साइड में फ्लो चार्ट बना के उसका बॉक्स बंद करके और बाकी पॉइंट्स में उसका आंसर लिखा था। तो ये चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपकी पता चल जाएगी। वो थोड़े समय में सही हो जाएगा, वो चीज़ प्रैक्टिस से सही हो जाती है चीज़। आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप कैसे करें? आंसर राइटिंग के लिए जब आप खुद रिवाइज कर रहे हो तो कुछ लूज पेपर्स लेके उसमें 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आप ये छोटे वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, अपने सोशियोलॉजी और ये सब पढ़ रहे हैं, उसमें 2 नंबर और 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करें, वो टॉपिक उठाएं और 2 नंबर जितनी स्पेस छोड़ दें उसमें और ऐसे टॉपिक्स लिख दें केवल, और जब आप पूरा रिवाइज कर लें उसके बाद में उसके आंसर करें। तो मैं यहाँ की टेस्ट सीरीज के अलावा ये भी किया करती थी कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स लिख लिए और फिर उसके बाद में रिवाइज करने के बाद में उसके आंसर्स लिख लिए। और जो आंसर राइटिंग है, एक दिन का काम तो है नहीं, अपने को बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। तो अगर डे 1 पे आंसर लिखा हुआ डे 30 से इम्प्रूव, मतलब डे 30 वाला डे 1 से इम्प्रूव्ड नहीं है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं कमी है। तो ये ध्यान रखिए कि आप इम्प्रूव करते जाएं। ये आइडियल टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक ये सब्जेक्टिव है सभी के लिए। कोई अर्ली राइजर होता है, कोई रात में देरी से पढ़ के सोता है, तो मतलब दिस इज मतलब ये आइडियल टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप इतना ध्यान रखें कि रोज का जितना टारगेट लिया है आपके सोने तक वो पूरा हो जाए, बस दैट्स इट। How do you retain whatever you get by newspaper reading? I usually forget current affairs after some time. इसके लिए एक मिनट आके अपने जो भी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं आपके, उनसे डिस्कस करें कि कौन सा करंट मुद्दा अभी चल रहा है और उसमें कोई भी डेवलपमेंट होता है आगे तो उसको भी डिस्कस करें। ये रिटेन मतलब ये याद रखने की सबसे अच्छी चीज़ है। इवन मैं कहूँगी किसी से भी, मतलब जो साथ में रोज बैठ रहा उससे नहीं, किसी से भी डिस्कस कर लें कि करंट में क्या चल रहा है ना। इससे अगर आपको ज़्यादा आता होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना। हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ें? हिंदी इंग्लिश के लिए राघव प्रकाश और जो बोर्ड वाली बुक्स हैं वो मतलब वो ठीक है। उसके लिए जैसे मुहावरे, पर्यायवाची और ये सब हैं, वो एक दूसरे से सुनना शुरू कर दें आप। जैसे मान लीजिए 10 पेज हैं पर्यायवाची में, आज आपने 2 पेज सुने, कल वो 2 भी सुने और आगे के 2 भी सुने, तो मतलब 4 पेज हो गए। ऐसे करते करते 10 पेज आप सुन लें और एक दिन सारे 10 पेज सुन के उसके बाद में उसमें मार्क कर दें कौन कौन से पर्यायवाची आपको नहीं आए हैं, उसकी अलग से लिस्ट बना लें, उसको रिवाइज करते रहें। इस तरीके से आपको ये याद भी रहेगा और इस चीज़ को आप 1-1 महीने में रिपीट करते रहें। मतलब ये पूरा गेम रिवीजन का है और कंसिस्टेंसी का है।
मैंने आरएस के साथ यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी, जिसने भी पूछा है, तो इसके बारे में मैं गाइड कम ही कर पाऊंगी। कोशिश कर सकते हैं वैसे इसमें, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है आपको, साथ में आपका एक ऑप्शनल भी रहता है। तो आरएस की तैयारी से जब भी आप बोर हो जाएं तो ऑप्शनल की तैयारी करें, वो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें बना रहेगा। मैंने प्रीलिम्स और मेंस में कोचिंग के नोट्स, बेसिक मटेरियल था मेरा, और मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत फील हुई मैंने और चीज़ें भी रेफ़र की थी। पॉलिटी के लिए जो अपनी लक्ष्मीकांत है वो, हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र पढ़ी थी मैंने, और पॉलिटी इकोनॉमी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, उसमें करंट अफेयर से सफेस हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए यहीं के नोट्स से काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। साइंस, टेक, इकोनॉमी, आईआर, इन सब के लिए करंट अफेयर्स से अपडेट होना ज़रूरी है। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं उनसे compete कैसे कर पाएंगे? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैंने खुद ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और मुझे पता भी नहीं था कंपटीशन कितना है मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं, केवल खुद की तैयारी पे फोकस करें, औरों की तैयारी पे नहीं। आपने और बच्चों से क्या अलग किया कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आ गई? बस केवल पढ़ाई की थी, रिसर्च में और इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दिया था। स्टडी टाइम पर डे इन आवर्स कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने कहा आपका टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद आप चैन की नींद सो सकते हैं, दैट्स इट। और ये क्या है? इफेक्ट्स ऑफ राइटिंग इन मेंस एग्जाम। अच्छा, राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात कर रहे हो? हैंड राइटिंग केवल लेजिबल होनी चाहिए, मतलब पढ़ने में आ जाए दूसरे को, और उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। और बहुत ही बुरी है तो अभी सुधारने का प्रयास आप कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। तो मैंने व्हाट्सएप वगैरह है आपके फ़ोन में? व्हाट्सएप, इंस्टा, हाँ, तो ये सब चीज़ें ना रहे तो अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट दो तरीके से हो सकता है। मतलब आपको पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो या फिर आंसर लिखने में? दोनों के लिए बात कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट ये है, यहाँ से पढ़ने के बाद में रिवाइज करें, यहाँ से पढ़ के जाने के बाद रिवाइज करें, अखबार पढ़ें उस दिन का, और जो सब्जेक्ट चल रहा है वो तो रिवाइज हो ही गया आपका, है ना, उसके साथ में एक और सब्जेक्ट पढ़ाई करें, और फिर वही 15 दिन या फिर जो टेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से रिवीजन करते रहें। जो अपने आंसर्स हैं उसके लिए जो आंसर आपको लगता है आप एकदम श्योर शॉट हो, उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो, और जिसको आप अटेम्प्ट करने से बच रहे हैं, मतलब नहीं आ रहा है, मैंने लिटरली उस आंसर को छोड़ दिया था, उसमें मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था जो नहीं आ रहा था। तो मतलब उसमें आपको कुछ भी लिख के नहीं आना है, मेरा ये मानना है। हो सकता है किसी और ने आपको कुछ और सजेस्ट किया हो, तो ये चीज़ सब्जेक्टिव है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी आ रहा है किसी आंसर के बारे में तो वो लिखाते हैं, ठीक है, वैलिड चीज़ें लिखेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे उसके।
देना एक बार। देखो चैलेंजेस जो भी जिसने भी पूछा है, ओके, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। कोई भी मतलब जिसे कहते हैं कि एग्ज़ाम को ऐसे ही पास कर लिया, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी टॉपर नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस से निकलने के लिए बस यही है, आपका फोकस कितना था। कोई प्रॉब्लम भी आई तो आप कितने प्रिपेयर्ड थे। और दिलीप सर ने भी शायद एक बात कही होगी कि अच्छा अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो हमें शांति के समय अपनी तैयारी रखनी है, अपनी मेहनत करनी है। युद्ध के समय तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना है ना। तो वही चीज़ है। और हाँ, मैंने जो मैं ये तैयारी कर रही थी इसका केवल मेरे पेरेंट्स को पता था और परिवार में किसी को नहीं पता था। तो मुझे कोई भी मतलब परेशान करने वाला फैक्टर होता है ना, अच्छा आरएस बन जाओगे आप, है ना, वो वाली चीज़ नहीं हुई मेरे साथ, थैंकफुली। तो ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा लोगों को भी ना बताएं कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बच के रहें। और पेरेंट्स आपका सपोर्ट सिस्टम होता है हमेशा, उनके बारे में भी ध्यान रखें। ये मैं डाउट क्लियर कर चुकी हूँ। जो प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें भी अटेंड करना चाहिए क्या? अपनी रुचि को तैयारी के दौरान कैसे जारी रखें? रुचि या अभिरुचि? इकट्ठे करके दे दो मुझे। अरे बहुत ज़्यादा डाउट हो गया ये। टाइम कितना हुआ है? हाँ, उन्होंने आधे घंटे का बोला था। एक बार नवीन जी से बात करो। हाँ हाँ, एक दूसरे इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाएं? तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, उससे वोकैब भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा वही आर्टिकल्स हैं या फिर इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, अच्छी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो। और ये सब चीज़ें हैं। ग्रामर के लिए आप कोई अच्छी वर्क बुक लें, पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ें, उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए इंग्लिश सुधारनी है तो वो कन्वर्सेशन के जरिए ही सुधरेगी, है ना। और इंटरव्यू में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना है, तो आप जिस भाषा में सहज हैं उसमें बोल सकते हैं। मैम आप बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर थे? मैं मध्यम मार्गी थी। मैम कोई शॉर्टकट जिससे एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो जाए? तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप सब लोगों ने ही सुना होगा ये चीज। हर चीज में जो समय लगता है, जो मेहनत लगती है, उसके थ्रू ही आप क्लियर कर पाते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैम टेस्ट सीरीज की रैंक मायने रखती है क्या? आपकी कभी कम रैंक आने पर डिमोटिवेट होती थी क्या? हाँ, मैं होती थी डिमोटिवेट। लेकिन ठीक है, एक दिन का डिमोटिवेशन होता है फिर से आगे पढ़ने के लिए। इसमें मोटिवेशन ये होता है कि आगे रैंक सुधारनी है अपने को, है ना। और जो लास्ट के टेस्ट थे, लास्ट के जो 4 टेस्ट थे, उसमें से 2 में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी यहाँ पे। तो हाँ, आपको ये है कि हर समय मतलब आपका जो टेस्ट का रैंकिंग है वो बढ़ता जाए, मतलब आप नीचे ना जाएं, आपकी रैंक ऊपर ही आई, है ना। इस चीज का आप प्रयास करें। वो तो आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, आपके जो भी आंसर्स आप करेंगे। डज सब्जेक्ट बैकग्राउंड मैटर्स लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स? ऐसा है कि साइंस वाले जो हैं या इंजीनियरिंग वाले कितने हैं?
और साइंस? अच्छा, ह्यूमैनिटीज? आर्ट्स वाले ही होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले भी? कॉमर्स? तो साइंस बैकग्राउंड, एक मिनट, बातें नहीं, साइंस बैकग्राउंड वालों को एक फायदा होता है, ह्यूमैनिटीज वाले दिल पे ना ले, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले, फायदा ये होता है कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं और उसके बाद में ये जो जीके में स्विच होता है तो इंटरेस्ट जो होता है ना वो सब्जेक्ट में बना रहता है। तो इस फायदे को, मतलब इसका फायदा उठाएं आप, है ना। इसको मतलब मैं क्या कहूँ कि टाइम वेस्ट ना करें इस चीज के लिए। दूसरा, आर्ट्स वाले, अब आर्ट्स वालों के भी फायदे बता देती हूँ, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं तो उनको केवल रिवाइज करना होता है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बैकग्राउंड का, सबके अपने फायदे नुकसान हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही था। नोट्स के साथ साथ बुक्स ना पढ़ें। पकड़ो एक बार। हाँ, नोट्स के साथ साथ बुक्स ना पढ़ें। एक बार सिलेबस होने के बाद में आपको नीड फील होती है कि कंटेंट में कमी है, तब आप बुक्स को रेफर करें। लाओ। पहली बात तो मेरा नाम शिवांगी आरएएस नहीं है, शिवाक्षी आरएएस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने भी ये लिखा है। कौन है ये? थैंक यू। वो काम किया था रिकॉग्निशन के लिए नहीं किया था, वो रूटीन में किया गया काम था जिसके 1 महीने बाद खबर मतलब ऑटोमेटिकली छपी थी, ठीक है। हाँ, क्या था काम? छोड़ो, रहने दो। हाँ, बताइए। दो विषयों को एक साथ रिवाइज करने का बोल रहे हैं, तो अभी हमारे 3 विषय चल रहे हैं, एक साथ कैसे पढ़ें? ओके, ठीक है, बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। तो उन 3 विषयों को पढ़ें, फिर आपको क्यों पढ़ना है दूसरे विषय? वो होने के बाद में, वो कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि तीनों एक साथ तो कंप्लीट होंगे नहीं, कोई पहले कोई बाद में कंप्लीट होगा। कोई कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट उठा ले। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं। मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ। हाँ, अरे यार, मैं बता चुकी हूँ। ये मोह माया वाला जो भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम नहीं, इन सब से दूर रहें। जो उपयोगी चीज है उसके, ठीक है। अब कैसा लग रहा है आरएएस बनके? एम्पावर्ड फील होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। सरकार द्वारा आपको इतनी पावर्स दी जाती है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं और आउट ऑफ द वे जाके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके रूल्स में नहीं है, अपने डिस्क्रिशन पे जो अपना नेचुरल जस्टिस या कहते हैं अपना हृदय जो गवाही देता है ना कि किसी की मदद करनी चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और ये चीज मैंने सच में फील्ड में महसूस की है। दूसरा ये कि आपको एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लगती है कि अब आप वो बच्चे नहीं हैं घर में हर चीज के लिए जिद करने वाले या फिर हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले। आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो अपना ध्यान भी आपको खुद को रखना है, दूसरों का भी ध्यान आपको रखना है ना। करंट अफेयर्स किससे पढ़ें और उसमें क्वेश्चन कैसे ऐड करें? करंट अफेयर्स और योजनाओं के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक तो स्प्रिंग बोर्ड की शायद करंट अफेयर्स की बुकलेट आती है,
और भी कुछ रेफर करना है तो क्रोनोलॉजी या मूमल। और योजनाओं के लिए इकोनॉमिक रिव्यू, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि उसमें कंटेंट की कमी है तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करें। यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप और इंस्टा की जगह वेबसाइट को विजिट करने में। मैम आपके मेंस में कितने नंबर थे? मेरे 445.75 मार्क्स थे आउट ऑफ 800 और मैंने लगाए 315 थे। ठीक है, हम लोग एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिए, ये मत सोचिए कि मतलब क्या रैंक आएगी या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।